नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर आज एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। अपने आर्ट एंड कल्चर के अंदर का जो टॉपिक लगता है प्रजामंडल, उसको अपन शुरू करते हैं। यहाँ पर आज टॉपिक है अपना प्रजामंडल। ठीक है कि प्रजामंडल एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंतर्गत से 2 प्रश्न बनने के चांसेस हर एक पेपर में रहते हैं। जैसे प्रजामंडल है, एकीकरण है, ये 2 ऐसे टॉपिक है जिसके अंतर्गत से 1 या 2 प्रश्न हमेशा एक या दो प्रश्न हमेशा एक टॉपिक से बनते हैं। मतलब 2 से 3 प्रश्न बनने की चांसेस इस टॉपिक से रहते हैं, किसे, प्रजामंडल और एकीकरण से। ठीक है, ये अपन आज शुरू करें। प्रजामंडल और एकीकरण भी अपन एक क्लास में देखेंगे। तो तुम्हारे दोनों टॉपिक एकदम शानदार से क्लियर हो, एकदम अच्छे से तैयार हो जाएंगे तुम्हारे यहाँ पर, और तुम्हारे यहाँ से आने वाला एक भी प्रश्न नहीं बचेगा। ठीक है, यहाँ अपन देखें कि प्रजामंडल का अर्थ क्या होता है। इसके नाम से अपन देखें कि प्रजा को मंडल बनाना। प्रजा का मंडल का मतलब है कि प्रजा को एकत्रित करके उसके अंदर जागरूकता पैदा करना, या फिर लोगों की अलग अलग टुकड़ियाँ बनाना। ठीक है, इस प्रकार से मंडल बनाना। मंडल का मतलब होता है, जैसे ये मंडल हो गया, इस मंडल में प्रजा को एकत्रित करना, यही क्या था, प्रजामंडल था। इसमें लोगों को एकत्रित करके लोगों को जागरूक करने का कार्य करना था। ठीक है, यहाँ पर एक संस्था थी, राजस्थान सेवा संघ। उसका काम यही था कि लोगों के अंतर्गत जन चेतना का कार्य करना, कि लोगों के अंतर्गत चेतना उत्पन्न करना कि किस प्रकार से अपने ऊपर अत्याचार हो रहा है, किस प्रकार सरकार अपने को दबा रही है, किस प्रकार अंग्रेजी सरकार दबा रही है, किस प्रकार राजा महाराजा अपने को दबा रहे हैं। लोगों के अंतर्गत चेतना उत्पन्न करने का कार्य राजस्थान सेवा संघ के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर देखें, राजस्थान सेवा संघ। ठीक है, राजस्थान सेवा संघ एक संघ राजस्थान सेवा संघ का गठन किया जाता है। इसका मुख्य कार्य यह था कि लोगों के अंतर्गत जन चेतना उत्पन्न करने का कार्य था। ठीक है, इसमें देखिए अपन इस प्रजामंडल की स्थापना 1919 में वर्धा, महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की जाती है। कहाँ पर? वर्धा, महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, कहाँ पर? वर्धा, महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की जाती है। और इसमें देखिए इस संघ के संस्थापक कौन कौन थे। इसके संस्थापक है इस संघ के संस्थापक है जैसे जमनालाल बजाज, विजय सिंह पथिक, और केसरी सिंह बारट। ठीक है, और थे इसमें अर्जुन लाल सेठी। इन लोगों के द्वारा इस राजस्थान सेवा संघ का गठन किया जाता है। जमनालाल बजाज, विजय सिंह पथिक, केसरी सिंह बारट और ये अर्जुन लाल सेठी, इन लोगों के द्वारा राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की जाती है। कहाँ पर? 1919 में वर्धा, महाराष्ट्र के अंतर्गत इसकी स्थापना की जाती है राजस्थान सेवा संघ की। और इसका मुख्य कार्य क्या था? इसका मुख्य कार्य था कि लोगों में जन चेतना उत्पन्न करना था। जन चेतना उत्पन्न करना इसका मुख्य उद्देश्य था। क्या था कि लोगों के अंतर्गत जन चेतना को उत्पन्न करना क्या था? राजस्थान सेवा संघ का मुख्य उद्देश्य था
कि लोगों को अपन जागरूक कर ले, यही अपने लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो राजस्थान सेवा संघ के द्वारा लोगों को जागरूक किया जाता है और लोगों को एकत्रित किया जाता है और प्रजामंडल की स्थापना के लिए लोगों को तैयार किया जाता है और सरकार को भी तैयार किया जाता है। ठीक है, इसमें अपन देखें और राजस्थान सेवा संघ को जो है, राजस्थान में सर्वाधिक जन चेतना का कार्य इसी सेवा संघ को जाता है। ठीक है, कि राजस्थान में, यहाँ देखें, राजस्थान में राजनीतिक जन चेतना उत्पन्न करने का सही इसी संघ को जाता है, इसी संघ को जाता है। कि इस संघ के द्वारा, इस संघ को सबसे पहले राजस्थान में राजनीतिक जन चेतना उत्पन्न करने का श्रेय किसको जाता है? राजस्थान सेवा संघ को जाता है। ठीक है, और आगे देखिए इसमें 1919 में इसकी स्थापना वर्धा महाराष्ट्र में की जाती है, लेकिन 1920 के अंतर्गत इसकी स्थापना अजमेर में की जाती है। ठीक है, 1920 में इसकी स्थापना, किसकी? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1920 में स्थापना अजमेर में की जाती है, अजमेर में की जाती है। पहले क्या होता था, जो प्रजामंडल है या फिर जो ऐसे जो संघ है, इन संघ का मुख्यालय कहीं और बाहरी राजस्थान से, अपने राजस्थान से बाहर बनाए जाते थे, क्योंकि जो राष्ट्रीय स्तर के नेता थे वो बाहरी क्षेत्र में कार्य करते थे, अपने राजस्थान में नहीं रहकर बाहरी क्षेत्र में कार्य करते थे। तो उनकी स्थापना जो बाहरी क्षेत्र में, जैसे इसकी स्थापना कहाँ होती है? वर्धा महाराष्ट्र में होती है। ठीक है, इस प्रकार से जैसे बीकानेर प्रजामंडल है, इनकी स्थापना पहले कहाँ हुई थी? बाहर हुई थी, तो बाद में इसकी स्थापना फिर यहाँ होती है। ठीक है, इसी प्रकार से पहले इसकी महाराष्ट्र में हुई थी, उसके बाद में 1920 में इसकी स्थापना कहाँ होती है? अजमेर में इसकी स्थापना कर दी जाती है। ठीक है, ये तो हो गया अपना सामान्य बात इसमें इसके राजस्थान सेवा संघ की। और जो अपने राजस्थान में सबसे पहले जागरूकता पैदा करने का कार्य करता है राजस्थान सेवा संघ, इसमें देखें और कुछ संघ और थे, जैसे यहाँ देखें कि राजपूताना मध्य भारत सभा, राजपूताना मध्य भारत सभा, ठीक है, एक ही संघ था। और एक संघ और था कि अखिल भारतीय विद्यार्थी देशी राज्य लोक परिषद। ठीक है, ये कुछ संघ और थे। ठीक है, ये दोनों संघ और, ये तीन संघ थे राजस्थान। एक तो था राजस्थान सेवा संघ राजस्थान में, ठीक है, जिनका योगदान प्रजामंडल के अंतर्गत रहता है। ठीक है, एक तो राजस्थान सेवा संघ होता है, दूसरा होता है राजपूताना मध्य भारत सभा, और तीसरा होता है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। ठीक है, इसका एक सम्मेलन बुलाया जाता है 31 दिसंबर 1944 से लेकर 45 में, और 1 जनवरी 1946 को उदयपुर में इसका एक सम्मेलन बुलाया जाता है, जिसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। इसके द्वारा जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो मीणा के ऊपर जो आंदोलन किया, मीणा के द्वारा जो आंदोलन चलाया जाता है, क्योंकि मीणा को जमींदार मीणा व खेतीदार मीणा को इसके अंदर दो भागों में विभाजित कर रखा था। उनके ऊपर जो थाना के अंदर हाजिरी देनी होती थी, जराइम पेशा कानून लगा रखा था, उसको यहाँ पर उनको मुक्त किया जाता है, उनके अंदर कुछ रियायत दी जाती है। तो यह कार्य ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही किया जाता है इसी समय। और इसी परिषद की एक सम्मेलन होता है उदयपुर में, वहाँ पर इसकी अध्यक्षता करते हुए ये आंदोलन
समाप्त किया जाता है वहाँ पर। ठीक है, ये सामान्य सी बात हो गई। आगे देखिए अपन प्रजामंडल की बात करें। ठीक है, इसमें अपन सबसे पहले देखें जयपुर प्रजामंडल। पहला प्रजामंडल है अपना जयपुर प्रजामंडल। कौन सा है? जयपुर प्रजामंडल। ठीक है, इस जयपुर प्रजामंडल की बात करें, इसकी स्थापना जो है 1931 में होती है। कब होती है? 1931 में। अगर आप किताबों से पढ़ेंगे, बुक से पढ़ेंगे या फिर किसी गाइड से पढ़ेंगे तो उनमें अलग अलग डेट दे रखी होगी, किसी में 31, किसी में 37, किसी में 38। इस प्रकार से कन्फ्यूजन नहीं होना है, 1931 डेट को ही आपको मान के चलना है। ठीक है, 1931 में इसकी स्थापना होती है सबसे पहले। ठीक है, और इसके संस्थापक कौन कौन थे? इनके अपन संस्थापक की बात करें, प्रजामंडल की स्थापना 1931 में होती है। कब होती है? 1931 में। ठीक है, इसके संस्थापक की बात करें, जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक। ठीक है, संस्थापक में देखें तो कपूरचंद पाटनी। अगर प्रजामंडल में प्रश्न आता है तो केवल संस्थापक का प्रश्न पूछा जाता है या फिर इनका सन पूछा जाता है कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष में हुई, तो 1931 में हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? कपूरचंद पाटनी इसके संस्थापक थे। ठीक है, आगे अपन और इसमें डिटेल में पढ़ते हैं। कपूरचंद पाटनी है, जमनालाल बजाज है, अर्जुन लाल सेठी है, और इसमें और हीरालाल शास्त्री है। ये लोग इनके संस्थापक है। कौन कौन है? कपूरचंद पाटनी है, जमनालाल बजाज है, अर्जुन लाल सेठी है और हीरालाल शास्त्री है। इन लोगों के द्वारा जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की जाती है कि जयपुर प्रजामंडल को एकत्रित करके जयपुर प्रजामंडल की स्थापना इन लोगों के द्वारा की जाती है और इन लोगों को संस्थापक माना जाता है। ठीक है, आगे देखें अपन इसमें कि ये जयपुर प्रजामंडल जो कुछ समय पश्चात क्या हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है। कुछ समय पश्चात यह प्रजामंडल निष्क्रिय हो जाता है। यह प्रजामंडल क्या हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है कि मतलब जो इसको गठन किया जाता है प्रजामंडल का, एकदम निष्क्रिय हो जाता है। फिर बाद में 1938 में, कब? 1938 के अंतर्गत इसको, सॉरी 1937 में, 1938 नहीं 37 में, 1937 में। इसलिए इसकी डेट 1931 भी मिलती है, 37 भी मिलती है, किसी में 38 भी दी हुई होती है, किसी में 36 भी दी हुई होती है। इस प्रकार से कन्फ्यूजन नहीं होना। और इसके जयपुर प्रजामंडल की अगर डेट पूछे तो 1931 इसकी डेट है। ठीक है, 1937 के अंतर्गत क्या होता है कि जमनालाल बजाज के द्वारा इस जयपुर प्रजामंडल को पुनः वापस सक्रिय किया जाता है। 1937 में जमनालाल बजाज द्वारा इस प्रजामंडल को पुनः सक्रिय किया जाता है। इसलिए इसमें दो डेट दी हुई मिलती है। पुनः सक्रिय कब होता है? 1937 में होता है। ठीक है, लेकिन इसकी स्थापना किस वर्ष में होती है? 1931 में होती है। ठीक है, और इसको पुनः सक्रिय करने का श्रेय किसको जाता है? जमनालाल बजाज को जाता है। जमनालाल बजाज जी के द्वारा इस प्रजामंडल को पुनः सक्रिय किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए अपन इसमें
और ये पुनः सक्रिय किया जाता है। और इस पुनः सक्रिय प्रजामंडल के अंतर्गत जो है एक अध्यक्ष व एक महामंत्री बनाया जाता है। ठीक है, महामंत्री। अध्यक्ष जो चिरंजीव लाल मेहता को बनाया जाता है, चिरंजीव लाल मेहता को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। इसका जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष जो किसको बनाया जाता है, चिरंजीव लाल मेहता को बनाया जाता है। ठीक है, सॉरी चिरंजीव लाल मेहता, चिरंजीव लाल मिश्र, कौन चिरंजीव लाल मिश्र है, चिरंजीव लाल मिश्र को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। और महामंत्री जो हीरालाल शास्त्री को इसका महामंत्री बनाया जाता है। हीरालाल शास्त्री जी को इसका महामंत्री बनाया जाता है। किसका, जयपुर प्रजामंडल का महामंत्री कौन बनता है, हीरालाल शास्त्री जी बनते हैं। ठीक है, आगे देखिए अपन इसमें फिर जयपुर में क्या होता है, एक जेंटलमैन एग्रीमेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, जेंटलमैन एग्रीमेंट, जेंटलमैन एग्रीमेंट 1940 में होता है। कब होता है, 1940 में होता है। ठीक है, इसकी जेंटलमैन एग्रीमेंट परीक्षा में पूछा जाने लायक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रश्न बन सकता है यहाँ से अभी। ठीक है, कि जेंटलमैन एग्रीमेंट क्या है, 1940 में आता है। कब आता है, 1940 में आता है। और किसके किसके बीच में होता है, और यह जेंटलमैन एग्रीमेंट जो है जयपुर के प्रधानमंत्री थे, जयपुर के प्रधानमंत्री, ये मत कहना कि सर जयपुर का प्रधानमंत्री कब बन गया, पहले जयपुर के प्रधानमंत्री थे सर मिर्ज़ा इस्माइल, सर मिर्ज़ा इस्माइल, सर मिर्ज़ा इस्माइल जयपुर के प्रधानमंत्री थे। और जयपुर के अध्यक्ष 1940 में जयपुर के अध्यक्ष कौन बनता है, जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष, जयपुर प्रजामंडल अध्यक्ष, प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन हो गए थे, हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री उस समय जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हो गए थे। इन दोनों के मध्य ये है मिर्जा इस्माइल व हीरालाल शास्त्री के दोनों के मध्य जेंटलमैन एग्रीमेंट होता है 1940 के अंतर्गत। इनमें कुछ शर्तें रखी जाती है और ये दोनों के मध्य क्या होता है, समझौता होता है। इन दोनों के मध्य समझौता होता है। ठीक है, इन दोनों के मध्य समझौता होता है। और इस समझौते के अंतर्गत कुछ शर्तें रखी जाती है। ठीक है, कुछ शर्तें रखी जाती है, कुछ शर्तें रखी जाती है। ठीक है, कुछ शर्तें रखी जाती है कि और हीरालाल शास्त्री जी जो है इनको मिर्जा इस्माइल को कहता है कि जयपुर प्रजामंडल जो है जयपुर सरकार जो है अंग्रेजों की युद्ध में कोई मदद नहीं करेगी। और जयपुर के अंतर्गत ये जयपुर के अंतर्गत और ये प्रजामंडल के विरुद्ध कोई भी युद्ध के विरोध में शांतिपूर्ण अभियान चला सकता है। ठीक है, इस प्रकार से 2 से 3 शर्तें यहाँ पर रखी जाती है। और जयपुर के अंतर्गत अपने राजस्थान में उत्तरदायी शासन की स्थापना या फिर उत्तरदायी शासन की प्रक्रिया की स्थापना तुरंत प्रभाव से लागू की जाए, कि राजस्थान में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए। ठीक है, इस प्रकार से 2 से 3 शर्तें इसमें रखी जाती है। पहली शर्त है इसमें युद्ध के लिए जयपुर सरकार अंग्रेजों की कोई मदद नहीं करेगा, कोई मदद नहीं करेगा। युद्ध के लिए जयपुर सरकार जो है अंग्रेजों की कोई मदद नहीं करेगा। पहली शर्त ये थी। दूसरी शर्त थी कि
युद्ध के विरोध में शांतिपूर्ण अभियान चला सकता है। कि किसी प्रकार का कोई युद्ध होता है तो उस युद्ध में जयपुर प्रजामंडल जो है शांतिपूर्ण अभियान अपना चला सकता है। और तीसरी शर्त यह थी कि राज्य में अपने राजपूताना में राज्य में उत्तरदायी शासन की प्रक्रिया शीघ्र ही प्रारंभ कर दी जाए। ये तीनों शर्तें जो अब इसमें जेंटलमैन एग्रीमेंट के अंतर्गत तीनों शर्तें हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा सर मिर्जा इस्माइल के मध्य रखी जाती है और इनकी बातों को समझौता को मान भी लिया जाता है। ठीक है, 1940 में होता है। आगे अपन देखें कि इसके अध्यक्ष थे, इसको मिटा देते हैं। आगे देखें कि इसमें 1942 में क्या होता है कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है भारत में। इस असहयोग आंदोलन के अंतर्गत लोगों के द्वारा जयपुर के जो अध्यक्ष थे हीरालाल शास्त्री जी को कहा जाता है कि हम जयपुर प्रजामंडल भी जो है भारत के स्तर पर जो असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो रहा है 1942 में, उसके अंतर्गत अपन भी भाग ले। असहयोग आंदोलन चल रहा है 1942 में। उसमें तो हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा कहा जाता है कि अपन इसमें असहयोग आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। किसके द्वारा कहा जाता है कि जयपुर प्रजामंडल इसमें भाग नहीं लेगा। जयपुर प्रजामंडल किसमें असहयोग आंदोलन में जयपुर प्रजामंडल इसमें भाग नहीं लेगा। किसमें असहयोग आंदोलन में भाग नहीं लेगा। ठीक है, ये जयपुर के हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा कह दिया जाता है। हीरालाल शास्त्री जी उस समय क्या थे, जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे कि जयपुर प्रजामंडल असहयोग आंदोलन में भाग नहीं लेगा। तो इसके विरोध में इसके प्रजामंडल का दो टुकड़े हो जाते हैं कि कुछ लोग अलग हो जाते हैं प्रजामंडल से कि हाँ नहीं हम तो भाग लेंगे इसमें असहयोग आंदोलन में। तो कुछ लोग इससे अलग हो जाते हैं। तो अलग होकर उन्होंने एक आज़ाद मोर्चा नामक नया वर्ग बना लिया जाता है। और ये आज़ाद मोर्चा नामक एक नया वर्ग बना लिया जाता है। पहले था प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल था पहले। इस जयपुर प्रजामंडल से कुछ लोग अलग होकर नया मोर्चा बना लेते हैं कि नहीं हम तो असहयोग आंदोलन में भाग लेंगे, हम तुम्हारी तरह शांत नहीं बैठेंगे। तो आज़ाद मोर्चा नामक नया वर्ग बन जाता है। इसके द्वारा असहयोग आंदोलन में भाग लिया जाता है। किसके द्वारा? आज़ाद मोर्चा के द्वारा। ठीक है, फिर यहाँ क्या होता है, यहाँ पर कुछ लोग थे, जैसे इनमें देखिए आज़ाद मोर्चा में कौन कौन थे। आज़ाद मोर्चा के अंतर्गत थे जैसे दौलत राम भंडारी, रामकरण जोशी, और इसमें थे और हरीश चंद्र राय। इन लोगों के द्वारा जो है आज़ाद मोर्चा का नामक नया वर्ग बना लिया जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है 1945 में जब जवाहरलाल नेहरू जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी लोक सेवा परिषद का सम्मेलन उदयपुर में आयोजित होता है। उस समय यहाँ पर इसका गठन जो है, इसका विलय 1950 में आज़ाद मोर्चा का विलय
आज़ाद मोर्चा का विलय, आज़ाद मोर्चा का विलय, आज़ाद मोर्चा के विलय प्रजामंडल में कर दिया जाता है। इसको वापस एक कर दिया जाता है, विलय प्रजामंडल में कर दिया जाता है कि इनको वापस एक कर दिया जाता है। किनके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, ठीक है, इनको एक कर दिया जाता है, ठीक है। कब किया जाता है? 1945 में। यह भी एक प्रश्न बना था कि जयपुर प्रजामंडल के अंतर्गत जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ तो उस समय जयपुर प्रजामंडल से कौन सा एक नया वर्ग अलग बना? तो आज़ाद मोर्चा नामक एक नया वर्ग बनता है, ठीक है। और इसके कौन कौन निकले थे इसमें? दौलतराम भंडारी, रामकरण जोशी और हरीशचंद्र राय, ये 3 व्यक्ति जो उनके मुख्य हेड थे आज़ाद मोर्चा के, इनके द्वारा नया वर्ग बनाया जाता है, ठीक है। ये होता है अपना जयपुर प्रजामंडल, यहाँ पर समाप्त होता है। आगे नेक्स्ट आंदोलन पढ़े, नेक्स्ट नया प्रजामंडल पढ़े अपन, मेवाड़ प्रजामंडल। दूसरा है अपने मेवाड़ प्रजामंडल। कौन सा है? मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल देखिए, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जो 1938 में होती है। कब होती है? 1938 में। एक इसकी तुम्हारे को एक शानदार ट्रिक बता दूंगा प्रजामंडल की, जिससे तुम लोग कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। एक शानदार ट्रिक है, उसकी इसके साथ में भी पढ़ा देंगे और उसकी एक अलग से वीडियो भी बना देंगे, ठीक है, जिससे तुम लोग कभी प्रजामंडल नहीं भूलोगे। हमेशा डेट और उसके संस्थापक याद रहेंगे तुम्हारे को। 1938 में जयपुर पर इसकी मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है और इसके संस्थापक जो है, मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक, मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन बनता है? माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक बनते हैं। कौन बनते हैं? माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है। इसके मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक थे और इसमें अध्यक्ष भी बनाए गए थे। मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष जो है बलवंत सिंह मेहता को बनाया गया था। किसको? बलवंत सिंह मेहता को। और उपाध्यक्ष जो है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष जो भूरेलाल भैया को, भूरेलाल भैया को इसका उपाध्यक्ष बना दिया जाता है, ठीक है। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे करके आ जाते हैं। माणिक्यलाल वर्मा इसके अध्यक्ष थे। इसके अध्यक्ष नहीं थे, इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे माणिक्यलाल वर्मा और इसके अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता और इसके उपाध्यक्ष थे भूरेलाल भैया, इसके उपाध्यक्ष होते हैं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, अध्यक्ष अलग है, संस्थापक अलग है, ठीक है। आगे देखें कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में कर दी जाती है, लेकिन मेवाड़ सरकार के द्वारा मेवाड़ प्रजामंडल के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि यहाँ पर मेवाड़ में किसी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं होगी, यहाँ पर किसी प्रकार का प्रजामंडल का गठन नहीं होगा। इस प्रकार से मेवाड़ सरकार के द्वारा पूर्णतः मेवाड़ प्रजामंडल के पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए 1938 में मेवाड़ सरकार द्वारा इस प्रजामंडल पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया जाता है। प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि मेवाड़ के अंतर्गत किसी प्रकार का कोई प्रजामंडल का गठन नहीं होगा। 1938 में ही मेवाड़ प्रजामंडल बनता है और 1938 में ही मेवाड़ सरकार के द्वारा इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि मेवाड़ में किसी प्रकार का कोई प्रजामंडल नहीं बनेगा, ठीक है। लगा दिया जाता है। और तो यहाँ क्या होता है कि माणिक्यलाल वर्मा इसके संस्थापक थे, किसके? मेवाड़ प्रजामंडल के। तो सबसे ज़्यादा चिंता इन्हीं को थी। तो माणिक्यलाल वर्मा जो हो अजमेर चले जाते हैं
अजमेर जाकर अजमेर से मेवाड़ प्रजामंडल का संचालन करते। माणिक्यलाल वर्मा अजमेर में रहकर मेवाड़ प्रजामंडल का अजमेर में रहकर मेवाड़ प्रजामंडल का संचालन करते हैं कि अजमेर में रहकर भी मेवाड़ प्रजामंडल का संचालन करते थे। कौन? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा किया जाता था। ठीक है, आगे देखिए अपन इसमें, और जो इसके उपाध्यक्ष थे भूरेलाल भैया, तो भूरेलाल भैया के द्वारा यहाँ पर दशहरे के दिन एक सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया जाता है। ठीक है, दशहरे के दिन सत्याग्रह आंदोलन यानी सत्याग्रह प्रारंभ किया जाता है। तो भूरेलाल भैया को इनको एक सलाड़ा का किला है वहाँ पर इनको कैद कर लिया जाता है। ठीक है, उपाध्यक्ष भूरेलाल भैया द्वारा सत्याग्रह प्रारंभ किया जाता है। सत्याग्रह प्रारंभ किया जाता है किसके द्वारा? मेवाड़ में। अगर ये भी प्रश्न बन सकता है कि मेवाड़ में सत्याग्रह का प्रारंभ किसने किया था, तो भूरेलाल भैया द्वारा, जो मेवाड़ के क्या थे? उपाध्यक्ष थे। क्या थे? उपाध्यक्ष थे। मेवाड़ के उपाध्यक्ष कौन थे? भूरेलाल भैया। इनके द्वारा सत्याग्रह प्रारंभ किया जाता है। और भूरेलाल भैया को प्रारंभ किया जाता है, वह इनको सलाड़ा के किले में कैद कर लिया जाता है। और इस सलाड़ा को जो है मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है। सलाड़ा के किले को मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है। कि सलाड़ा के किले को मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है या फिर कहा गया है। ठीक है, कि इसमें इस सलाड़ा के किले में कैद कर दिया जाने पर उसको जिस प्रकार से काला पानी की सज़ा दी जाती थी, उस प्रकार से सज़ा जो है यहाँ पर सलाड़ा के किले में दी जाती थी कि बाहर से एक बार अंदर आ जाने के बाद में कोई भी कैदी बाहर नहीं निकल सकता था। इतनी टाइट सिक्योरिटी थी या इतना भयंकर रूप से यहाँ पर कैद कर लिया जाता था। ठीक है, फिर बाद में और फरवरी 1939 में माणिक्यलाल वर्मा जो मेवाड़ आते हैं। ठीक है, पहले ये कहाँ थे? अजमेर में थे। फरवरी 1939 में माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ आते हैं। और मेवाड़ में आने से पहले ही इनको जो है जयपुर सरकार के द्वारा मेवाड़ सरकार के द्वारा इनको पहले ही कैद कर लिया जाता है। आते हैं और इन्हें ऊंजा कौन सा गांव है? ऊंजा नामक गांव में गिरफ्तार कर लिया जाता है कि आप जो है पहले अजमेर में रहकर यहाँ पर इसका प्रजामंडल का गठन किया है और प्रजामंडल को मेवाड़ सरकार के द्वारा बंद कर दिए जाने, प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद भी तुमने जो है प्रजामंडल का संचालन किया है। इस कारण से इनको जो है ऊंजा नामक गांव में इनको माणिक्यलाल वर्मा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वह
कुंभलगढ़ के किले में, कुंभलगढ़ दुर्ग में कैद कर लिया जाता है, कैद कर लिया जाता है, कैद कर लिया जाता है। और माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा यहाँ पर रहकर मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक लिखी जाती है, जो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी। यहाँ रहकर, कहाँ पर, कुंभलगढ़ दुर्ग में रहकर, यहाँ रहकर इनके द्वारा मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक लिखी जाती है, पुस्तक लिखी जाती है। जिस प्रकार से सागरमल गोपा के द्वारा जैसलमेर में गुंडाराज नामक पुस्तक लिखी जाती है जेल में रहकर, उसी प्रकार से माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा जेल में रहकर मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक लिखी जाती है। कहाँ पर, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंतर्गत रहकर ये पुस्तक लिखी जाती है, जो इनकी सबसे चर्चित पुस्तक थी इनकी माणिक्यलाल वर्मा की। ठीक है, यहाँ पर मेवाड़ प्रजा मंडल भी समाप्त होता है। आगे अपन नेक्स्ट क्लास देखेंगे।